हेलो दोस्तों, 15 डेज स्पोकन इंग्लिश ग्रामर सीरीज़ के अंदर आपका स्वागत है। इस सीरीज़ के अंदर हमने अब तक 3 लेक्चर कंप्लीट किए हैं। फर्स्ट लेक्चर में हमने प्रेजेंट टेंस को देखा था, सेकंड में हमने पास्ट को देखा था और थर्ड में हम अब फ्यूचर को देखेंगे, जिसमें से सेकंड लेक्चर के अंदर हमने फ्यूचर के 2 टेंसेस कंप्लीट कर लिए। फ्यूचर सिंपल विच इज़ फ्यूचर इंडेफिनिट एंड सेकेंड वन इज़ फ्यूचर कंटिन्यूअस। सो आज हम बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट की। फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंदर क्या होता है वो आज हम बात करने वाले हैं। ओके, फ्यूचर परफेक्ट। आपको इंग्लिश बोलने के लिए बेसिक चीज़ें आनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जैसे हो गए टेंसेस हो गए, एक्टिव पैसिव वॉइसेस हो गए एंड प्रीपोजिशंस हो गए, और मॉडल्स की बात हम करें तो वो हो गए। तो ये सारी चीज़ें हैं ना, बहुत ज़्यादा हेल्प करती है स्पोकन इंग्लिश में, क्योंकि जब हम सेंटेंस का फॉर्मेशन करते हैं तो हमको ग्रामर का थोड़ा बहुत नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो 15 दिन की इस सीरीज़ के अंदर हम यही करने वाले हैं। जितनी भी स्पोकन के लिए नेसेसरी होगी ग्रामर, वो सारी मैं 15 डेज़ के अंदर आपको कंप्लीट करवाऊंगी। उसके बाद में हम बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे, जिससे हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ेगी और साथ में फ्लुएंसी बढ़ेगी। ओके, सो फ्यूचर परफेक्ट की बात कर लेते हैं। ओके, फ्यूचर परफेक्ट का मैं एग्जांपल दूं तो हम बोलेंगे उसमें मैं कर चुका होऊंगा। फ्यूचर में कोई काम हो चुका होगा, ठीक है। तो परफेक्ट मतलब कंफर्मेशन है काम का कि हाँ ये काम हो चुका होगा। सो मैं कर चुका होऊंगा, इसके लिए हम स्ट्रक्चर यूज करते हैं। इसका स्ट्रक्चर पहले हम क्या लिखते हैं स्ट्रक्चर में? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब डूअर, जो काम करने वाला होता है, उसको हम सबसे पहले लिखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब्स। और हेल्पिंग वर्ब्स कौन कौन सी यूज होती है? हैव एंड हैज़, ठीक है। पर किसके साथ? विल एंड शेल के साथ में। ओके, सो विल एंड शेल। फिर क्या होगा? फिर हम उसके साथ में हैज़ एंड हैव का यूज करेंगे। फिर हम परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। जो मेन वर्ब होगी उसकी थर्ड फॉर्म का हम यूज परफेक्ट टेंस के अंदर करते हैं। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। देखना बहुत सिंपल होने वाला है ये। जब हम सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको स्ट्रक्चर याद रखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ओके, जैसे कि मुझे ये वाला सेंटेंस ट्रांसलेट करना है तो मैं कैसे करूँगी? यहाँ पर डूअर कौन है, काम कौन कर रहा है? मैं कर रही हूँ। तो सब्जेक्ट कौन हूँ? मैं हूँ। ओके, सो आई होता है मैं का मतलब आई विल। मैंने कल आपको बताया था कि आई के साथ में हम विल का भी यूज कर सकते हैं एंड शेल का भी यूज कर सकते हैं। ओके, बट हम जनरली स्पोकन के अंदर विल को प्रेफर करते हैं। तो आपकी मर्जी, अगर आप विल का यूज करें और शेल का यूज करें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, सो आई विल हैव। मैंने क्या बोला था कि आई के साथ में हमेशा हैव का यूज होता है, तो यहां पर भी आई विल हैव यूज होगा। फिर क्या? कर चुका होऊंगा। क्या है यहां पर? काम करना। आई विल हैव डन। डू का थर्ड फॉर्म क्या है? डन। डू का फर्स्ट फॉर्म होता है डू, सेकंड होता है डिड, थर्ड फॉर्म होता है डन। तो यहां पर हमने बोला है आई विल हैव डन। फिर ऑब्जेक्ट हमारे पास में इस वाले सेंटेंस के अंदर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर मैं बोलूँ यहाँ पर कि मैं ये काम कर चुका होऊंगा, तो मैं क्या बोलूँगी? आई विल हैव डन दिस वर्क। दिस वर्क क्या हो गया यहाँ पर? ऑब्जेक्ट हो गया। ओके, सो यहाँ पर अगर मुझे बोलना है मैं यह काम कर चुका होऊंगा, तो मैं बोलूँगी आई विल हैव डन दिस वर्क। दिस वर्क। समझ आ रहा है कुछ? आई के साथ में हमको विल का यूज करना है या फिर शेल का यूज करना है। फिर हम उसके साथ में बोलेंगे हैव। फिर जब भी हैव जिस सेंटेंस में हमको बोलना हो, उसके साथ में हमेशा हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लेनी है। ओके, हैव हो गया, हैज हो गया एंड हैड हो गया। इन सब हेल्पिंग वर्ब के साथ में हमेशा V3 का यूज करना है, और V3 क्या होती है? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके, सो
आई विल हैव डन दिस वर्क, मैं ये काम कर चुका होऊंगा। या फिर यहाँ पर मैं और सब्जेक्ट चेंज करूँ तो अगर मुझे बोलना है कि वह जा चुकी होगी तो यहाँ पर मैं क्या बोलूँगी, शी विल हैव गॉन, वह जा चुकी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अब आपको बता देती हूँ कि विल किसके साथ में यूज़ होता है एंड शैल किसके साथ में यूज़ होता है। तो मैं यहाँ पर विल की बात करूँ एंड शैल की बात करूँ तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि शैल का यूज़ होता है फर्स्ट पर्सन के साथ। फर्स्ट पर्सन मतलब मैं और हम। ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन आई एंड वी। ओके, तो फर्स्ट पर्सन ये होते हैं आई एंड वी के साथ में हम शैल का यूज़ कर सकते हैं। और विल किसके साथ यूज़ करेंगे, बचे हुए सब्जेक्ट के साथ, ही, शी, इट, दे, यू, इनके साथ में हम यूज़ करेंगे विल का। और मैंने यहाँ पर आपको बताया है कि हम जनरली आई के साथ में भी विल का यूज़ करते हैं, तो आई को भी मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगी। ओके, सो ये बहुत सिंपल चीज़ है। जैसे कि अगर मुझे बोलना है कि वे जा चुके होंगे तो मैं क्या बोलूँगी, दे विल हैव गॉन, दे विल हैव गॉन। वे आ चुके होंगे तो क्या बोलूँगी, दे विल हैव कम, क्योंकि कम की थर्ड फॉर्म कम ही होती है। वे लिख चुके होंगे, दे विल हैव रिटन। मैं सो चुकी होंगी। ठीक है, हम बोलते हैं ना कि मैं उस टाइम सो चुकी होंगी, तुम जब मुझे कॉल करोगे तब मैं सो चुकी होंगी। तो मैं क्या बोलूँगी, आई विल हैव स्लेप्ट, आई विल हैव स्लेप्ट, क्योंकि स्लीप का जो थर्ड फॉर्म है वो स्लेप्ट होता है। ओके, सो और मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँ तो मैं बोल सकती हूँ कि ये हो चुका होगा, ये हो चुका होगा। तो हो चुका होगा मतलब कि ये की बात कर रहे हैं तो हम नॉन लिविंग की बात कर रहे हैं, तो इसके लिए हम इट का यूज़ करेंगे। तो इट विल हैव डन, ये हो चुका होगा, इट विल हैव डन। ओके, सो हम यहाँ पर थोड़ा और इसको समझते हैं। ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस हम यहाँ पे लेना चाहेंगे। तो रीना स्कूल से आ चुकी होगी। रीना स्कूल से आ चुकी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमें इस सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट दिख रहा है। ऑब्जेक्ट मतलब क्या होता है, जिस पर काम कर रहा हो, जिस पर काम किया जा रहा हो वो वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है। एंड जो प्रीपोजिशन के, मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगी कि हमारे पास में दो टाइप के ऑब्जेक्ट्स होते हैं। एक तो होता है वर्ब का ऑब्जेक्ट, दूसरा होता है प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। तो जहाँ पर भी प्रीपोजिशन लग जाते हैं, मतलब फ्रॉम, टू एंड इन, ऑन, ओवर, ये सब प्रीपोजिशंस होते हैं। तो अगर ये लग जाते हैं तो उनके बाद में जो आता है सेंटेंस का पार्ट वो प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट होते हैं, जबकि जिन पर काम किया जाता है वो वर्ब के ऑब्जेक्ट होते हैं। तो ये मैं आपको सब ऑब्जेक्ट के बारे में भी बताऊंगी। ओके, यहाँ पर हम इसको ट्रांसलेट कर लेते हैं। रीना, अब किसी पर्सन के नाम के साथ में क्या यूज होगा, विल। यहाँ पर आई किसी का नाम या फिर ही, शी, इट, दे, यू, इन सब के साथ में विल हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है। रीना विल हैज, अब ये सिंगुलर है इसलिए इसके साथ में हैज का यूज होगा। रीना विल हैज कम फ्रॉम स्कूल। तो अब इस सेंटेंस के बारे में मैं आपको बताऊं तो रीना यहाँ पर सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट मतलब कौन है, काम करने वाली, जो डूअर होता है उसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं। विल क्या है, विल हेल्पिंग वर्ब है। हैज़ भी क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। तो इन दोनों को, विल हैज़ को हम साथ में हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। एंड कम है, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है। किसका, कम का, क्योंकि वर्ब कम का थर्ड फॉर्म भी कम ही होता है, जबकि सेकेंड फॉर्म क्या होता है, कैम। एंड फ्रॉम जो है वो यहाँ पे प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन भी हम अपनी सीरीज में नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। सो यहाँ पर ये हो जाता है ऑब्जेक्ट।
तो यहाँ पर मैंने आपको बताया है अभी कि ऑब्जेक्ट दो टाइप के होते हैं, एक तो वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है और एक प्रिपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। तो स्कूल जो है वो प्रिपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। ओके, तो इससे कोई ज़्यादा लेना देना नहीं है कौन किसका ऑब्जेक्ट है, बट मैं आपको इतना सिखाना चाहती हूँ कि ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। ओके, सो रीना विल हैज़ बीन कम फ्रॉम स्कूल, रीना स्कूल से आ चुकी होगी। ओके, तो आई होप कि आप ये सेंटेंसेस ट्रांसलेट करना सीख गए होंगे। काफ़ी सेंटेंस आप बोल सकते हैं इससे। अगर मैं यहाँ पर और भी एग्जांपल्स की बात करूँ तो अगर मुझे बोलना है कि अनीता स्कूल से आ चुकी होगी तो मैं क्या बोलूँगी, अनीता विल हैज़ कम फ्रॉम स्कूल, अनीता स्कूल जा चुकी होगी। तब मुझे क्या करना है, अनीता विल हैज़ गॉन टू स्कूल, क्योंकि कहीं से कहीं पर जाना उसके लिए हम टू प्रिपोजिशन का यूज़ करते हैं, जबकि कहीं से कहीं पर आना उसके लिए हम फ्रॉम प्रिपोजिशन का यूज़ करते हैं। ये हम प्रिपोजिशन चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। ओके, सो आई होप कि आपको ये सब क्लियर हो गया होगा। अब हम देख लेते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज़ हम इतना ज़्यादा हम अपनी कॉन्वर्सेशन के अंदर नहीं करते हैं वैसे, बट फिर भी हम अगर ग्रामर पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा नॉलेज हमें फ्यूचर कंटिन्यूअस के लिए भी ले लेना चाहिए, ताकि कभी ज़रूरत पड़े तो हम स्टक ना हो। ओके, सो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस परफेक्ट है तो इसमें कोई टाइमिंग दी होगी या फिर ड्यूरेशन दिया होगा। कॉन्टिन्यूअस है मतलब फ्यूचर में काम लगातार हो रहा होगा। तो इसमें हम एग्जांपल लेते हैं, मैं कल से, कल नहीं लेते हैं यहाँ पर, हम लेते हैं मैं सुबह से या फिर शाम से, मैं सुबह से जा रही होंगी। यहाँ पर मैंने सुबह लिखा है, इसका मतलब कोई एग्जैक्ट टाइमिंग है, सुबह से जा रही होंगी। और रही होंगी इसका मतलब है कि काम फ्यूचर में हो रहा होगा। ओके, तो ये कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर आ जाता है। जो काम ऑन गोइंग होता है वो हम कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर लेते हैं। मैं सुबह से जा रही होंगी तो ये परफेक्ट टाइमिंग है, सुबह से जा रही होंगी, तो इसको हम लिखते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ओके, सो इसका स्ट्रक्चर हम देखें, इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, इसके अंदर आएगी विल, शैल, फिर हैव और हैज़। उसके बाद में हमको बीन का यूज़ करना है, क्योंकि सारे परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के अंदर हम बीन का यूज़ करते हैं। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज़ करेंगे। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं जिरंड। जब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम लेते हैं और उसके साथ आईएनजी ऐड कर देते हैं तो उसको हम जिरंड बोलते हैं। उसके बाद में हम यहाँ पर सिंस एंड फॉर का यूज़ करेंगे, सिंस और फॉर। फिर हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। तो ये भी आपको प्रैक्टिस से बिल्कुल याद हो जाने वाला है। इसमें भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि स्ट्रक्चर इतना बड़ा है, हम कैसे इसको याद रख पाएंगे। सो प्रैक्टिस से सब कुछ हो जाता है। यहाँ पर मैं इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करूँ तो देखना मैं कैसे करूँगी। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, मैं, मतलब आई सुबह से जा रही होंगी। आई सब्जेक्ट है, उसके बाद में विल एंड शैल का यूज़ हमें करना है। फिर हैव का यूज़ करना है क्योंकि यहाँ पे आई सब्जेक्ट है। आई विल, यहाँ पे आप आई शैल भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैं प्रेफर करती हूँ विल को। आई विल हैव, फिर बीन तो सभी के साथ में यूज़ करना है। आई विल हैव बीन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। वर्ब का यहाँ पर मेन वर्ब क्या है, जाना, तो जाने का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, गो। इसके अंदर हम ऐड करेंगे आईएनजी। आई विल हैव बीन गो, फिर आईएनजी मतलब गोइंग। उसके बाद सिंस और फॉर, ये मैं
2 प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर आपको बता चुकी हूँ कि सिंस का यूज़ कब करते हैं और फॉर का यूज़ कब कर सकते हैं। फिर भी एक बार बता देती हूँ कि सिंस का यूज़ हम तब करते हैं जब एग्जैक्ट टाइमिंग हमको पता हो, जब काम कहाँ से स्टार्ट हो रहा है वो हमें पता हो, तब हम सिंस का यूज़ करेंगे। जबकि ड्यूरेशन जो समय अवधि हमको दी गई हो, मतलब जैसे 10 साल हो गए, 2 महीने हो गए, 2 हफ्ते हो गए, 2 घंटे हो गए, तो ये हमको सिर्फ ड्यूरेशन दिया हुआ है, तो इसके लिए हम फॉर का यूज़ करेंगे। ठीक है, आई विल हैव बीन गोइंग, यहाँ पर सुबह है तो हमको पता है कि काम सुबह से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे हम सिंस का यूज़ करेंगे। आई विल हैव बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से जा रही होंगी। ठीक है, अभी मैं बात कर रही हूँ प्रेजेंट में कि मैं कल सुबह से जा रही होंगी, तब हम क्या बोलेंगे, आई विल हैव बीन गोइंग सिंस टुमारो मॉर्निंग। टुमारो मॉर्निंग, मैं कल सुबह से जा रही होंगी। ओके, अब यहाँ पर कई लोग ऐसी गलती करते हैं कि ये बोल देते हैं कि कल से की बात हो रही है, इसका मतलब हम यस्टरडे यूज़ करते हैं, बट यस्टरडे यहाँ पर फिट ही नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हम बात फ्यूचर की कर रहे हैं और आने वाले फ्यूचर के कल को हम टुमारो बोलते हैं, जबकि बीते हुए कल को हम यस्टरडे बोलते हैं। ओके, सो आई विल हैव बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग, इसका मतलब होता है कि मैं कल सुबह से जा रही होंगी। अगर हमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट ऐड करना है और, तो क्या करेंगे, मैं कल सुबह से ऑफिस जा रही होंगी। ओके, तो क्या बोलेंगे, आई विल हैव बीन गोइंग ऑफिस सिंस मॉर्निंग। आई विल हैव बीन गोइंग ऑफिस सिंस मॉर्निंग। ओके, तो इस टाइप से अगर हमें फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का कोई भी सेंटेंस बोलना हो कि कल से मैं वो कर रही होंगी, परसों से मैं जॉब ज्वाइन कर रही होंगी, तो इसके लिए हम इस स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे, विल, शैल, हैज़, हैव, फिर बीन, फिर वर्ब का कौन सा फॉर्म, जिरंड फॉर्म, जिसको हम आईएनजी के साथ में फर्स्ट फॉर्म को लिखते हैं, उसको हम जिरंड बोलते हैं, और फिर हम उसके साथ में सिंस एंड फॉर का यूज़ करेंगे। कैसे करेंगे, वो अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन एंड अकॉर्डिंग टू पॉइंट ऑफ स्टार्ट, देन हम आगे ऑब्जेक्ट को इसमें ऐड कर देंगे। सो आई होप कि आपको फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस जो है वो क्लियर हो गए होंगे। एंड आज हमारा टेंसेस का पूरा पार्ट कंप्लीट होता है। अब हम कल के लेक्चर में पूरा एक साथ इन सबको रिवाइज करेंगे और इनके अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव सारी जो फॉर्म्स होती है, सारे जो टाइप्स ऑफ सेंटेंस होते हैं, वो हम सारी प्रैक्टिस करेंगे और हम बनाना सीखेंगे। इससे आपकी काफ़ी हेल्प होने वाली है। देख लेना, अगर आपने कल का वीडियो पूरा देख लिया तो डेफिनेटली मैं बोल सकती हूँ कि आपको टेंसेस के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले उन वीडियोस को देख लीजिए, ताकि कल का वीडियो जो है वो आपको समझने में आसानी रहे। सो कल आना मत भूलिएगा। एंड वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए, एंड बने रहिए मेरे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन टेक केयर।